चलो भाई, तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसे हम कहते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, एकदम सरल शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं। बेटा बुक बंद कर दो, बुक बंद कर दो। बुक पढ़नी थी अपने को 12वीं में, है ना। 11वीं 12वीं में जब अपन ने बुक नहीं पढ़ी तो अब पढ़ के कुछ नहीं होगा, है ना। जिनको एनसीईआरटी पढ़नी हो बाहर चले जाएं। किताब अपन 12वीं में पढ़ चुके हैं ना। और चलो, जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी भी इकोसिस्टम में जितने प्रकार के जीव जंतु, पौधे, नर नारी, वानर, राक्षस, देवता जितने भी पाए जाते हैं, या दोनों अलग अलग होते हैं? कौन पूछा? किसी भी इकोसिस्टम में जितने प्रकार की प्रजातियां उपस्थित होती हैं, ध्यान से सुनो, किसी भी इकोसिस्टम में जितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं या जितनी प्रकार की प्रजातियां उपस्थित होती हैं, उसे उस इकोसिस्टम की जैव विविधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लिखो, किसी भी इकोसिस्टम में उपस्थित किसी भी इकोसिस्टम में उपस्थित सभी प्रकार के जीव जंतु, किसी भी इकोसिस्टम में उपस्थित सभी प्रकार के जीव जंतु, सभी प्रकार के जीव जंतु को उस इकोसिस्टम की जैव विविधता कहा जाता है। उस इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी। नीचे लिखो अथवा। अथवा मतलब और, एक और परिभाषा है, लिख लो। किसी भी इकोसिस्टम में उपस्थित सभी प्रकार के जैविक संगठन, सभी प्रकार के जैविक संगठन, सभी प्रकार के जैविक संगठन के योग को, सभी प्रकार के जैविक संगठन के योग को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। योग को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। लिखो, बायोडाइवर्सिटी शब्द, बायोडाइवर्सिटी शब्द एडवर्ड विल्सन द्वारा, बायोडाइवर्सिटी शब्द एडवर्ड विल्सन द्वारा प्रचलित किया गया था। बायोडाइवर्सिटी शब्द एडवर्ड विल्सन द्वारा प्रचलित किया गया था, यानी इन्होंने इस शब्द को पॉपुलराइज किया, फेमस किया। किसने? एडवर्ड विल्सन ने। अब बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए एक और शब्द आता है जिसे बोलते हैं स्पीशीज रिचनेस। क्या बोला जाता है? तो एक छोटी सी हेडिंग और डालो, स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस क्या होता है कि किसी भी इकोसिस्टम में कितने प्रकार की प्रजाति उपस्थित है, कितने प्रकार की स्पीशीज उपस्थित है,
उसे उस इकोसिस्टम की स्पीशीज रिचनेस कहा जाता है। और यही निर्धारित करता है किसको? बायोडायवर्सिटी को। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, जिसकी स्पीशीज रिचनेस ज्यादा उसकी बायोडायवर्सिटी ज्यादा। लिखो स्पीशीज रिचनेस, किसी इकोसिस्टम में उपस्थित समस्त प्रकार की प्रजातियों, किसी इकोसिस्टम में उपस्थित समस्त प्रकार की प्रजातियों, समस्त प्रकार की प्रजातियों को उस इकोसिस्टम की स्पीशीज रिचनेस कहा जाता है। समस्त प्रकार की प्रजातियों को उस इकोसिस्टम की स्पीशीज रिचनेस कहा जाता है। यानी जहां प्रजातियों की संख्या ज्यादा उसकी स्पीशीज रिचनेस ज्यादा, जहां प्रजातियों की संख्या कम उसकी स्पीशीज रिचनेस कम। तो जिसकी स्पीशीज रिचनेस ज्यादा उसकी जैव विविधता बायोडायवर्सिटी ज्यादा, जिसकी स्पीशीज रिचनेस कम उसकी बायोडायवर्सिटी कम। अगला पॉइंट लिखो, बायोडायवर्सिटी स्पीशीज रिचनेस के समानुपाती होता है। बायोडायवर्सिटी स्पीशीज रिचनेस के समानुपाती होता है। बायोडायवर्सिटी स्पीशीज रिचनेस के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अगला पॉइंट, इकोसिस्टम में कई स्तर की जैव विविधता पाई जाती है। इकोसिस्टम में कई स्तर की जैव विविधता पाई जाती है। कई स्तर की जैव विविधता पाई जाती है। नंबर 1 लिखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवांशिक विविधता। कई स्तर की जैव विविधता पाई जाती है। पहला लिखेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवांशिक विविधता, यानी आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर जीवों में विविधता पाई जाती है। इसके उदाहरण लिखेंगे, 3 उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिखो कि हिमालय में पाई जाने वाली, उदाहरण 1, हिमालय में पाई जाने वाली एक पौधे की प्रजाति, एक ऐसा लिखना, हिमालय में पाई जाने वाली एक पौधे राउवोल्फिया वॉमिटोरा, पौधे का नाम है राउवोल्फिया वॉमिटोरा। राउवोल्फिया वॉमिटोरा की कई किस्में पाई जाती हैं। राउवोल्फिया वॉमिटोरा की कई किस्में पाई जाती हैं। कई किस्में पाई जाती हैं तथा इन अलग अलग किस्मों से अलग अलग सांद्रता, अलग अलग किस्मों से अलग अलग सांद्रता का रेजरपाइन रसायन, अलग अलग सांद्रता का रेजरपाइन रसायन प्राप्त होता है। अलग अलग सांद्रता का रेजरपाइन रसायन प्राप्त होता है, यानी एक पौधा है उससे एक रसायन मिलता है रेजरपाइन। उस पौधे का नाम है राउवोल्फिया वॉमिटोरा। हिमालय में इस पौधे की कई किस्में पाई जाती हैं, यानी इनमें आनुवांशिक विविधता पाई जाती है और अलग अलग किस्मों से अलग अलग सांद्रता का रसायन प्राप्त होता है, जो किसको प्रदर्शित कर रहा है? आनुवांशिक विविधता को। उदाहरण 2 लिखो, उदाहरण 2, भारत में, उदाहरण 2 लिखो, भारत में चावल की लगभग 50,000 से ज्यादा
भारत में चावल की लगभग 50,000 से ज़्यादा स्ट्रेन, 50,000 से ज़्यादा स्ट्रेन पाए जाते हैं। यानी 50,000 से ज़्यादा तरह के चावल पाए जाते हैं। तो ये जो विविधता ये किस में है? उनके स्ट्रेन में है। इसमें अंडरलाइन करना है स्ट्रेन को। किसे अंडरलाइन करना है? स्ट्रेन को। 50,000 से ज़्यादा प्रकार के स्ट्रेन पाए जाते हैं। तीसरा उदाहरण लिखो। तथा भारत में आम की लगभग 1,000 से ज़्यादा वैरायटी पाई जाती। आम की लगभग 1,000 से ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। कितनी वैरायटी पाई जाती है? 1,000 से ज़्यादा। यहाँ अंडरलाइन करोगे किसको? वैरायटी को। तो चावल में वैरायटी नहीं आएगा, स्ट्रेन आएगा, और मैंगो में यानी आम में वैरायटी। इस पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप सामान्यतः 50,000 याद कर लोगे, 1,000 याद कर लोगे, लेकिन पूछेगा ये कि किसकी वैरायटी की बात हो रही है और किसके स्ट्रेन की बात हो रही है। जैसे आम बड़ा स्वादिष्ट फल होता है, अभी उसका सीजन शुरू होने वाला है, और जैसे ही आम आता है मार्केट में तो सबसे पहले कौन सा आम आता है मालूम? एक आम आता है तोतापरी। ऐसा लंबा सा होता है, नुकीला, एक तरफ आधा लाल रंग का होता है, आधा हरे और पीले रंग का होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा तोतापरी। सबसे घटिया स्वाद उसका होता है, क्योंकि वो सबसे पहले आता है और उसमें अभी मतलब शुगर कंटेंट वगैरह नहीं रहता। तो जो मैंगो शेक वाले होते हैं ना, वो उसको सबसे पहले तो उसमें झोंक देते हैं शक्कर, आम का बस फ्लेवर रहता है और बढ़िया मैंगो शेक। तो दुकानों के रोडों पर नहीं दुकान लगे रहती मैंगो शेक की, वो सब वही चल रहा होता है। फिर जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता आता है दशहरी, बादाम, चौसा, और सबसे आखिरी में आता है लंगड़ा। दौड़ते हुए आता है। नहीं, उसका नाम लंगड़ा इसीलिए पड़ा क्योंकि वो सीजन के सबसे आखिरी में आता है। तो लोग कहते हैं ये धीरे धीरे आया है चल के, और इसीलिए उसका नाम लंगड़ा पड़ा है। और ये सही बात है, इसीलिए उसे यही कारण है कि उस आम को लंगड़ा कहा जाता है। सबसे स्वादिष्ट होता है, ये बड़े साइज का एकदम गोल होता है और पतली सी उसमें गुठली होती है और मीठा भरपूर, मुंह में पानी आ रहा है ना, और इसीलिए उसका नाम पड़ा है लंगड़ा। तो कितनी वैरायटी है? 1,000 से ज्यादा वैरायटी। किसकी? आम की। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? आनुवांशिक विविधता को। दूसरा लिखो। पहला हो गया आनुवांशिक विविधता, दूसरा लिखते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी में प्रजाति विविधता। भारत का नक्शा देखा है? अब बांग्लादेश को ले लेते हैं अपन, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, है ना? अखंड भारत बनाते हैं क्यों? चलो इधर देखो ध्यान से। अगर आप भारत के नक्शे को देखोगे, ध्यान से सुनो,
तो दक्षिणी भाग में 2 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती, एक जिसे कहते हैं पूर्वी घाट, एक जिसे कहते हैं पश्चिमी घाट। ये जो पर्वत श्रृंखला है इसे कहते हैं पूर्वी घाट। ये कहाँ से कहाँ पाई जाती है? ये हैदराबाद, फिर इधर मद्रास, पौंडीचेरी, इधर की तरफ पाई जाती। और ये पश्चिमी घाट ये किधर मिलता है? इधर पुणे, नासिक, खंडाला, मुंबई, गोवा, इधर पश्चिमी घाट। तो 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, दोनों ही दक्षिणी भाग में है। विविधता का आलम यह है कि जो पूर्वी घाट है वहां पर उभयचरों की विविधता कम है, पश्चिमी घाट में उभयचरों की विविधता ज्यादा है। उभयचर बोले तो मेंढक, एम्फीबिया। तो कहाँ ज्यादा है? पश्चिमी घाट में। कहाँ कम है? पूर्वी घाट में। लिखो स्पीशीज डाइवर्सिटी में लिखो कि पूर्वी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में उभयचरों की प्रजाति विविधता, पश्चिमी घाट में उभयचरों की प्रजाति विविधता, उभयचरों की प्रजाति विविधता अधिक पाई जाती है। ब्रैकेट में लिखना मेंढक, फ्रॉग। कहाँ अधिक मिलते हैं? पश्चिमी घाट। किसकी तुलना में? पूर्वी घाट की तुलना में। तीसरा आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पारिस्थितिक विविधता। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक विविधता। पारिस्थितिक विविधता मतलब इकोसिस्टम। पढ़ा है आपने इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में भी अलग अलग विविधता पाई जाती है और इकोसिस्टम भी कई प्रकार के प्राप्त होते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक बहुत बड़े इकोसिस्टम को बायोम कहते हैं। पढ़ा था कि नहीं? जैसे रेगिस्तान। अब रेगिस्तान एक प्रकार का इकोसिस्टम है और महासागर एक दूसरे प्रकार का इकोसिस्टम है। महाद्वीप एक तीसरे प्रकार का इकोसिस्टम है। तटरेखा एक चौथे प्रकार का इकोसिस्टम है। पर्वत श्रृंखला एक 5वें प्रकार का इकोसिस्टम है। तो अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं और इनकी ये विविधता क्या कहलाती है? पारिस्थितिक विविधता। लिखो अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। जैसे भारत में उपस्थित प्रमुख इकोसिस्टम में रेगिस्तान, प्रमुख इकोसिस्टम में रेगिस्तान, वर्षावन रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव क्या होते हैं भाई? जो समुद्री किनारों पर खारे जल में जो पौधों का बोल सकते हैं, जो जंगल पाया जाता है या जो पौधे पाए जाते हैं खारे जल में जो रहते हैं उन्हें कहते हैं मैंग्रोव। भारत में मैंग्रोव कहाँ पर है? सुंदरबन डेल्टा के साइड, बांग्लादेश की तरफ जो है, वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश की तरफ, वहाँ मैंग्रोव मिलते हैं। मैंग्रोव पर्वत श्रृंखला, मैंग्रोव पर्वत श्रृंखला वेटलैंड, वेटलैंड जानते हो?
हमने बताया था एक ऐसा क्षेत्र जो एक निश्चित समय में पानी से डूबा हुआ रहे, या जहां पानी का या जल का भराव उपस्थित हो, उसे कहते हैं क्या? वेटलैंड। वेटलैंड कॉमा एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होती हैं? वो स्थान जहां नदियां महासागर में खुलती हैं, जहां नदियां महासागर में खुलती हैं उस स्थान को एस्चुरीज कहते हैं। एस्चुरीज इत्यादि पाए जाते हैं। एस्चुरीज इत्यादि पाए जाते हैं। एस्चुरीज इत्यादि पाए जाते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार का इकोसिस्टम भारत में मिल रहा है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? पारिस्थितिक विविधता को, यानी इकोसिस्टम में पाई जाने वाली विविधता को। अब हम बात करेंगे कि पूरे विश्व में जो बायोडाइवर्सिटी है उसका क्या आंकड़ा है। तो हेडिंग डालो ग्लोबल डाइवर्सिटी। ग्लोबल डाइवर्सिटी। पूरे विश्व के या विश्व की जैव विविधता की बात करें तो विश्व की जैव विविधता का पता कौन करता है? तो एक संगठन है जिसका नाम है IUCN। क्या नाम है? IUCN। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये एक संगठन है जो पूरे विश्व में जैव विविधता के आंकड़े इकट्ठा करता है, और इस संगठन ने पिछली बार 2004 में अपनी एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को एक किताब के रूप में उसको पब्लिश किया, और उस किताब को नाम दिया गया रेड डाटा बुक। क्या नाम दिया गया? रेड डाटा बुक। और उसी किताब में जैव विविधता को कितनी हानि हो रही है, उस हानि को समझाने के लिए एक सूची तैयार की गई जिसे नाम दिया गया रेड लिस्ट। तो अभी जिक्र आ रहा है किसका? रेड डाटा बुक का। आगे की क्लास में जिक्र आएगा किसका? रेड लिस्ट का। तो लिखो कि जैव विविधता के आंकड़ों को IUCN द्वारा जैव विविधता के आंकड़ों को IUCN द्वारा 2004 में रेड डाटा बुक के माध्यम से 2004 में रेड डाटा बुक के माध्यम से प्रस्तावित किया गया। रेड डाटा बुक के माध्यम से प्रस्तावित किया गया। लिखो IUCN के अनुसार विश्व में अभी तक 1.5 मिलियन, विश्व में अभी तक 1.5 मिलियन, 1.5 क्या होगा? 1.5 मिलियन, 15 लाख, 1.5 मिलियन से अधिक प्रजातियां 1.5 मिलियन से अधिक प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं जिनकी सूचना ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड मतलब इनके बारे में हमारे पास जानकारी उपलब्ध है, ऐसा नहीं हवा में बात कर रहे हैं। इनका नाम, लक्षण कहाँ हैं, कहाँ पाई जाती हैं, तो जिनके बारे में जिनकी जानकारी ऑन रिकॉर्ड उपलब्ध है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो।
ये लिख लिया IUCN, लिख लो IUCN का फुल फॉर्म। एक साइंटिस्ट हैं, मतलब थे, जिनका नाम है रॉबर्ट में। क्या नाम है? इन्होंने जैव विविधता से संबंधित कुछ आंकड़े प्रस्तावित किए। तो लिखो रॉबर्ट में द्वारा जैव विविधता से संबंधित, रॉबर्ट में द्वारा जैव विविधता से संबंधित कुछ आंकड़े प्रस्तावित किए गए। रॉबर्ट में द्वारा जैव विविधता से संबंधित कुछ आंकड़े प्रस्तावित किए गए। जैव विविधता से संबंधित कुछ आंकड़े प्रस्तावित किए गए। अगला पॉइंट, इनके अनुसार पूरे विश्व में लगभग 7 मिलियन प्रजातियां, इनके अनुसार पूरे विश्व में लगभग 7 मिलियन प्रजातियां उपस्थित हैं। तो हमने अभी तक कितना खोजा है? 15 लाख। हैं कितनी? 70 लाख। तो कितना खोजा है? 70 लाख का कितना हो गया? 22%। हमने अभी, मतलब इनके अनुसार पूरे विश्व में लगभग 7 मिलियन प्रजातियां उपस्थित हैं, जिनमें से अभी तक केवल 22%, लिख लो और 22% को अंडरलाइन कर लेना, जिनमें से अभी तक केवल 22% प्रजातियों को ही खोजा गया है। जिनमें से अभी तक केवल 22% प्रजातियों को ही खोजा गया है। 22% प्रजातियों को ही खोजा गया है। ठीक है, तो 15 लाख हो गया कितना? 22%, जो 1.5 मिलियन। हमने बोला कि हमने खोजा कितना है? 1.5 मिलियन। और रॉबर्ट में ने बताया कि भाई हैं कितनी? 7 मिलियन। तो उसका कितना प्रतिशत हमने अभी तक खोजा है? 22%। लिखो अगला पॉइंट, इसमें 70% से अधिक जंतु हैं। इसमें 70% से अधिक जंतु हैं, यानी जितना हमने खोजा है, जो 15 लाख खोजा है उसकी बात हो रही है। इसमें 70% से अधिक जंतु हैं। अगला पॉइंट, 22% पौधे एवं फंजाई, 22% पौधे एवं फंजाई संयुक्त रूप से, 22% पौधे एवं फंजाई संयुक्त रूप से उपस्थित हैं। तो पौधों की प्रजातियां और फंजाई की प्रजातियां जोड़ दो तो कितनी हो गई? 22%। तीसरा पॉइंट, जंतुओं में 70% प्रजातियां कीट की पाई जाती हैं। जंतुओं में 70% प्रजातियां कीट की पाई जाती हैं। यानी कुल में से 70% जंतु हो गए और जंतु का 70% कीट हो गए। तो प्रत्येक 10 जंतुओं में 7 कीट की प्रजातियां पाई जाती। ब्रैकेट में लो कि प्रत्येक 10 जंतुओं में 7 प्रजातियां कीट की पाई जाती। कीट की पाई जाती।
एक और डाटा आता है। फिशेस की जितनी प्रजातियां हैं, एम्फीबिया की जितनी प्रजातियां हैं, रेप्टाइल्स की जितनी प्रजातियां हैं, मैमल्स की जितनी प्रजातियां हैं, इन सबको जोड़ दो, इनसे ज्यादा प्रजाति मिलती है किसकी? फंजाई। तो लिख लो, फंजाई की प्रजातियों की संख्या, फंजाई की प्रजातियों की संख्या मछलियों, फंजाई की प्रजातियों की संख्या मछलियों, उभयचर, रेप्टाइल्स और मैमल्स की प्रजातियों की संख्या ऐसा लिखना, मछलियों, उभयचर, रेप्टाइल्स और मैमल्स की प्रजातियों की संयुक्त संख्या, मैमल्स की प्रजातियों की संयुक्त संख्या से अधिक है, संयुक्त संख्या से अधिक है। अगर वैसे तो आपसे पूछेगा नहीं, केवल ये तुलना की है। तो अगर हम सोचें कि फंजाई की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, कितनी प्रजातियां हैं फंजाई की? बहुत सारी, 72,000। ये 72 क्या होता है? 72,000 से अधिक प्रजातियां। कितनी है? ठीक है, 72,000 से अधिक प्रजातियां हैं केवल फंजाई में। तो फंजाई के नीचे लिख लो 72,000। मोलस्का में कितनी है भाई? मोलस्का याद है, हमने पढ़ा था दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, 92,000 से अधिक प्रजातियां हैं। कितनी? 92,000 से अधिक। लेकिन यहां मोलस्का की बात नहीं हो रही है, यहां फंजाई की बात हो रही है। लिखो, इस जैव विविधता में प्रोकैरियोट्स की विविधता को शामिल नहीं किया गया। इस जैव विविधता में, ऐसा लिखना, इस जैव विविधता में प्रोकैरियोट्स, इस जैव विविधता में प्रोकैरियोट्स की कुल विविधता, प्रोकैरियोट्स की कुल विविधता प्रस्तावित नहीं है। प्रोकैरियोट्स की कुल विविधता प्रस्तावित नहीं है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स की कुल विविधता प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि इसके दो कारण हैं, ध्यान से सुनो। कई ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जो टैक्सोनॉमी के रूल फॉलो नहीं करते, इसलिए टैक्सोनॉमी के नियमों के अनुसार उनका वर्गीकरण करना संभव नहीं है, एक कारण ये। दूसरा, कई ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जिनको प्रयोगशाला की परिस्थितियों में, यानी लेबोरेटरी कंडीशन में, कल्चर माध्यम में विकसित कराना संभव नहीं है, और ऐसे में उनकी प्रजाति की पुष्टि भी नहीं हो पाती। क्योंकि नंबर 1 लिखो कि सभी प्रोकैरियोट्स वर्गीकरण के नियमों का पालन नहीं करते। सभी प्रोकैरियोट्स वर्गीकरण के नियमों का पालन नहीं करते, जिस कारण वर्गीकरण के नियमों का पालन नहीं करते, जिस कारण सभी का वर्गीकरण संभव नहीं है। और दूसरा, किसके कंठ फूट रहे हैं भाई पीछे? मुशाहिद। कई प्रोकैरियोट्स वर्गीकरण के नियमों का पालन नहीं करते, जिस कारण उनका वर्गीकरण संभव नहीं है। और दूसरा लिखो, कई प्रोकैरियोट्स को
कल्चर माध्यम में वृद्धि कराना संभव नहीं है। कई प्रोकैरियोट्स को कल्चर माध्यम में वृद्धि कराना संभव नहीं है। कल्चर माध्यम में वृद्धि कराना संभव नहीं है। ये हो गई विश्व की जैव विविधता के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगली हेडिंग डालो, भारत की जैव विविधता। बायोडायवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारत की जैव विविधता। भारत की जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी ऑफ इंडिया। पूरे विश्व में जितनी भूमि है, भूमि मतलब जमीन, पूरे विश्व में जितनी भूमि है, भारत के पास केवल 2.4% भूमि है। कितनी? 2.4%। तो जो भूमि में अपना हिस्सा है वो कितना है? 2.4%। लेकिन जैव विविधता में हमारा हिस्सा जो है, हमारा योगदान जो है 8.1%। यानी छोटा पैकेट, आई बात समझ में? जमीन कितनी लिए? 2.4%। जैव विविधता में योगदान 8.1%। और इसलिए भारत जो है विश्व के जो 12 सबसे अधिक जैव विविधता वाले देश हैं उसमें शुमार है। हैविंग हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी इन वर्ल्ड। 12 जो टॉप वाले देश है ना, जिनकी जैव विविधता सबसे ज्यादा है, उसमें भारत एक है। मैं यहां 2 मिनट लूंगा आपको एक तथ्य समझाने में। हम पढ़े हैं और पढ़ेंगे भी कि दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ है? अमेज़न के जंगल की। क्योंकि अमेज़न का जो जंगल है वहाँ बहुत अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं और जंतु पाए जाते हैं, और वहाँ की जैव विविधता सबसे अधिक है। मैं ये मानता हूँ। लेकिन अमेज़न के जंगलों में केवल एक प्रकार के इकोसिस्टम की जैव विविधता है। एक प्रकार के इकोसिस्टम यानी जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, केवल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जैव विविधता वहां पर है। लेकिन अगर भारत की कुल जैव विविधता की बात करें तो अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम है, और भारत की अलग अलग प्रकार की जैव विविधता दुनिया में सबसे नंबर 1 है। ये इस तथ्य पे लोग सोच नहीं पाते। जैसे मैं बता रहा हूं, भारत के पास, जैसे हमने बोला ना कि दुनिया में 10 मुख्य बायोम पाए जाते हैं। 10 बड़े बायोम, छोटे की बात नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में 10 मुख्य बायोम हैं, जैसे रेगिस्तान, पर्वत श्रृंखला, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, ग्लेशियर जिसे हम बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र, द्वीप, महासागर, तटरेखा, ऐसे करके कुल कितने बायोम पाए जाते हैं? 10। भारत इकलौता ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसके पास 9 बायोम है। 10 में से 9। दुनिया में ऐसा दूसरा कोई देश है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा किसी के पास 4-5 प्रकार के बायोम है। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके पास 9 बायोम उपस्थित है। केवल एक बायोम भारत के पास नहीं है, ग्रासलैंड नहीं है, घास के मैदान नहीं है, क्योंकि घास के मैदान मुख्यतः मिलते हैं अफ्रीका में, और ग्रासलैंड का पाया जाना इकोसिस्टम के नष्ट होने का प्रमाण है। जंगल में आग लगी, जंगल जल गए, घास ने पूरे जंगल को कवर कर लिया। भारत में वो नहीं है, तो ये अच्छी बात है। भारत इकलौता ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसके पास गर्म रेगिस्तान भी है, ठंडा रेगिस्तान भी।
गर्म रेगिस्तान तो मालूम ही होगा, थार। ठंडा रेगिस्तान कहाँ है? लेह लद्दाख। लेह लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वो ठंडा रेगिस्तान उसे कहा जाता है। दुनिया में दूसरा कोई ऐसा देश ही नहीं है जिसके पास गर्म रेगिस्तान भी हो और ठंडा रेगिस्तान भी। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके पास, ध्यान से सुन, जैसे हम लोग हैं, अगर यूरोप वाले जो हैं, यूरोप वालों को घूमने का मन करे कि यार ऐसा करते हैं बर्फीली जगह पे घूमने चलते हैं, तो वो स्विट्जरलैंड जाते हैं, हम लोग कश्मीर जाते हैं। उनका मन करे यार चलो बीच पे चलते हैं, वो लोग स्पेन जाते हैं, हम लोग गोवा चले जाते हैं। उनका मन करता है चलो द्वीप पे घूमने चले, वो लोग बहामास जाते हैं, हम लोग अंडमान निकोबार जाते हैं। उनको हर अलग अलग बायोम में जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा लगता है, हमारा आधार कार्ड लगता है क्योंकि सब हमारे घर में ही है, सब हमारे घर में ही है। इसीलिए अगर आप जब किसी यूरोपियन से बात करोगे और उसको ये बात तुम बता दोगे ना, वो डिप्रेशन में आ जाएगा। यूरोप जानते हो, यूरोप जो है, यूरोप बहुत खूबसूरत है, वहां के लोग भी, और आज से नहीं, बहुत पहले से। और यही कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य मैदान यूरोप रहा। आप पूरी दुनिया का अगर मानचित्र देखेंगे तो यूरोप सबसे ऊपर की तरफ दिखेगा। तो वो मानते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं और इसलिए उनका टूरिज्म चलता है। आप देखो भारत में भी जो अच्छी पिक्चरें बनती हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बड़ी बेहतरीन पिक्चर बनी थी, आज से लगभग 30 साल पहले बनी थी, 1994 में आई थी मेरे ख्याल से। तो उसमें यूरोप का दिखाया है। हाँ, तो एक ट्रेंड था कि यूरोप बहुत खूबसूरत है और यूरोप को दिखाओ। वास्तव में वो ऐसा नहीं कि वहाँ खूबसूरत नहीं है, लेकिन भारत के पास जैव विविधता अधिक है। भारत के पास केवल वर्षावन वाली जैव विविधता नहीं है, महासागर की जैव विविधता भी है, द्वीप की जैव विविधता भी है, रेगिस्तान की जैव विविधता भी है, पर्वत श्रृंखला की जैव विविधता भी है। इतनी विविधता अमेज़न के पास भी नहीं, वहाँ केवल एक प्रकार की है, वर्षा वन की जैव विविधता, ट्रॉपिकल डाइवर्सिटी वहाँ जाता है। आई बात समझ में? तो दुनिया में नंबर 1 कौन? हम लोग। ठीक है, अभी मैच हुआ है परसों, देखा होगा तुम लोगों ने। तो इसका क्या इशारा होता है? ये क्या है मतलब इसका? मतलब पाकिस्तान, अच्छा एक चीज जानते हो, तुम लोगों ने शायद इस चीज का ऑब्जर्वेशन नहीं किया हो, जैसे ही उन्होंने मतलब पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, हम बोल दिए ये हार गए। अरे तुम अपना शौक बदल सकते हो, अपना हेयर कट बदल सकते हो, अपना चेहरा रंगा पुता सकते हो, अपना डीएनए नहीं बदल सकते हो। पाकिस्तान का डीएनए बॉलिंग का है, इंडिया का डीएनए बैटिंग का है। ये आज से नहीं है, जब से दोनों अलग हुए तब से। और तुमको इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, हम बहुत बड़े तुर्रम खां बैट्समैन हैं, हम आएंगे और इसकी भैंस की आंख चौके मारेंगे। मर्द आदमी है, छक्के नहीं मारेंगे, चौके ही चौके मारेंगे, ऐसा उनने सोचा। अब भारतीय आए, भारतीय बोलते हम इंसानों में भेद नहीं करते, हम चौके भी मारेंगे।
अरे भाई, भारत जैसा देश, भारत की बैटिंग लाइन, तुम सोच रहे हो कि हम विराट कोहली से ज्यादा अच्छी बैटिंग कर लेंगे? अरे तुम बॉलिंग अच्छी कर सकते हो भाई। तुम्हारे यहां इतिहास उठा के देख लो, वसीम अकरम, ठीक है, इमरान खान, शोएब अख्तर, यूनुस खान, लाइन से तुम्हारे पास लेजेंडरी बॉलर रहे हैं, लेजेंडरी बॉलर। ये लोग ऐसे वैसे बॉलर नहीं थे, बहुत खतरनाक बॉलर थे ये लोग। तुम अपना डीएनए बदल दोगे। हमारे यहां बैट्समैन रहे हैं सुनील गावस्कर, कपिल देव, नवजोत सिंह सिद्धू, ये लोग बहुत लेजेंडरी बैट्समैन रहे। तो भाई भारत पाकिस्तान की यही लड़ाई रही है, तुम्हारे बैट्समैन अच्छे, हमारे बॉलर अच्छे, तुम्हारे बॉलर अच्छे, हमारे बैट्समैन, लड़वा लो। तुमको ओवर कॉन्फिडेंस आया, नहीं हम पहले बैटिंग करेंगे। अरे भाई तुम बैटिंग करोगे तो विराट कोहली वहां बल्ला तो छीलेगा नहीं, वो तुमको छीलेगा। ओवर कॉन्फिडेंस सोचो। इसलिए कहते हैं आप सब कुछ बदल सकते हो, अपना डीएनए नहीं बदल सकते। डीएनए समझते हो? बायो के स्टूडेंट हो, गुणसूत्र, तो डीएनए नहीं बदलना। अगर वो पहले बॉलिंग लेते, नहीं, अगर वो पहले बॉलिंग लेते, मैं पक्का बता रहा हूं, फिर ऐसा मैच नहीं होता, कुछ और होता, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हारते वो। भाई तुम्हारे बैट्समैन अच्छे हैं ना, जब हमारा बैट्समैन बैटिंग करेगा तुम्हारा बॉलर प्रेशर में आ जाएगा, तो तुम अपने बॉलर को पहले बॉलिंग करवाओ ताकि तुम्हारा बॉलर प्रेशर महसूस ना करे। वहां बहुत पॉलिटिक्स चल रही है और यही कारण है। खैर सब बात की बात है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा बोर्ड एग्जाम के बीच में आता है। बहुतों का रिजल्ट खराब करता है ये, चाहे वर्ल्ड कप हो गया, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, 2003 का वर्ल्ड कप। आप देखोगे ना एग्जाम के बीच में ही आता है, बच्चा कॉपी लेके, हाँ मार मार मार, हाँ ठीक, हाँ। अब तुम सोचो, अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही ना, तुम्हारे जान पहचान के कुछ बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे, अब उनकी क्या स्थिति चल रही होगी तुम खुद ऑब्जर्व कर लो। वो सर किताब रख के मैच देख रहे हैं वो, और एक तो जियो वालों ने फ्री कर दिया है। फ्री नहीं है, क्या बात कर रहे हो, पैसा ले रहे हैं, मारो साले, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा अपन ने? बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया लिखो। भारत के पास कुल भूमि का 2.4% क्षेत्र, भारत के पास कुल भूमि का 2.4% क्षेत्र उपस्थित है। कुल भूमि का 2.4% क्षेत्र उपस्थित है, किंतु जैव विविधता में योगदान 8.1%, किंतु जैव विविधता में योगदान 8.1% पाया जाता है। 8.1% पाया जाता है। अगला पॉइंट, भारत दुनिया के 12 सबसे अधिक 12 सबसे अधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है। 12 सबसे अधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है। 12 सबसे अधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है। अगला पॉइंट, भारत में लगभग 45,000
भारत में लगभग 45,000 पौधों की प्रजातियां, भारत में लगभग 45,000 पौधों की प्रजातियां एवं इससे दुगनी संख्या में इससे दुगनी संख्या कितनी हो जाएगी? 90,000। इससे दुगनी संख्या में ब्रैकेट में लिखो 90,000, इससे दुगनी संख्या में यानी 90,000 जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला पॉइंट, रॉबर्ट मे के अनुसार भारत में लगभग 1 लाख पौधों की प्रजातियां, रॉबर्ट मे के अनुसार भारत में लगभग 1 लाख पौधों की प्रजातियां, भारत में लगभग 1 लाख पौधों की प्रजातियां उपस्थित हैं तथा 3 लाख जंतुओं की प्रजातियां उपस्थित हैं। 3 लाख जंतुओं की प्रजातियां उपस्थित हैं। ठीक है, लिखो जैव विविधता का विन्यास। जैव विविधता का विन्यास या पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का विन्यास, पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। और इसमें पहला विन्यास लिखेंगे लैटिट्यूड ग्रेडियंट। पहला लिखेंगे लैटिट्यूड ग्रेडियंट। ध्यान से देखो, कक्षा 6वीं 7वीं या 8वीं में पृथ्वी का ऐसा स्वरूप देखा है कि सर ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, बीच में है भूमध्य रेखा, इधर मिलेगी कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और इधर मिलेगी वृश्चिक रेखा 23.5 डिग्री साउथ पे, ऊपर 70 डिग्री नॉर्थ। यहां हमें मिलेगा आर्कटिक सर्कल, और नीचे 70 डिग्री साउथ के बाद हमें मिलेगा एंटार्क्टिक सर्कल। ऐसा पढ़ा है कि नहीं? ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ये कौन सी है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सी है? वृश्चिक रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ में आई बात? अब बोला जा रहा है कि जैसे हम इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाएंगे जैव विविधता कम होती जाएगी, और जैसे ही हम ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आएंगे जैव विविधता बढ़ती जाएगी। बस यही है, इसी को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड ग्रेडियंट। कितनी छोटी सी बात है ना? लेकिन इस छोटी बात में 2 बातें और छुपी हुई हैं, ध्यान से देखना। ये वाला जो भाग है यहां से लेके यहां तक, यानी कर्क रेखा से लेकर वृश्चिक रेखा तक का जो क्षेत्र है, इसे कहते हैं ट्रॉपिकल क्षेत्र। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल क्षेत्र। 23 डिग्री नॉर्थ के ऊपर यहां तक ये कहलाता है टेम्परेट। क्या कहलाता है? इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल।
23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ तक का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? टेम्परेट। और 70 डिग्री के ऊपर वाला क्षेत्र कहलाता है पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र। इसको टेम्परेट रीजन भी बोल सकते हैं, इसको ट्रॉपिकल रीजन भी बोल सकते हैं। और ऐसा ही नीचे भी है, ये भी टेम्परेट रीजन और ये भी पोलर रीजन। समझ में आ रहा है? हाँ, ये सब वही है जो कक्षा 8वीं में भूल के आ गए थे, क्योंकि एग्जाम पढ़ा तो था बेटा, एग्जाम के एक दिन पहले बस पढ़ा था कि एग्जाम तक याद रहे, शाम को सब भूल गया था सब। आज वही सब लौट के वापस आया है। अब बोला जा रहा है कि जैसे हम ट्रॉपिकल क्षेत्र से टेम्परेट क्षेत्र की तरफ जाएंगे, जैव विविधता कम होती जाएगी। जैसे ही हम टेम्परेट क्षेत्र से ट्रॉपिकल क्षेत्र की तरफ जाएंगे, जैव विविधता बढ़ती जाएगी। इसका एक मतलब ये भी तो आ रहा है कि नहीं? हाँ। अब मुझको मालूम है तुम्हारा भूगोल है ना? तुम लोग ज्योग्राफी में तुम लोग थोड़ा सा, तुम लोग का हाथ टाइट है, क्योंकि तुम्हारे लिए भूगोल है। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है ये। भारत कहां पर है? कहां है भारत? पता नहीं सर, यहीं कहीं तो था। नीचे है। हम लोग कहां पर हैं? कर्क रेखा पे। कहाँ हो तो? भोपाल में। कितने लोग भोपाल से हो? जरा हाथ ऊपर करो तो। कितने लोग विदिशा से हो? जरा हाथ ऊपर करो, विदिशा वालों। हाँ हाँ हाँ, याद आया। कितने लोग रायसेन से हो? ठीक है। जब आप भोपाल से विदिशा की तरफ जाओगे तो रास्ते में ऐसा ना, सड़क को पीले रंग से पेंट किया हुआ है और एक बोर्ड लगाया है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भोपाल से गुजरती है। तो हमारे ऊपर जो है, यानी उत्तरी भाग में, वो भाग आता है टेम्परेट में। हमारी जो दक्षिण में है वो आता है ट्रॉपिकल। तो भारत का आधा भाग टेम्परेट में और आधा भाग ट्रॉपिक में। यहाँ नहीं है। कहाँ है? यहाँ। गए हो कि नहीं कभी? वो पीली पट्टी देखी है, वो कर्क रेखा नहीं देखी है? कितने थे विदिशा? जरा हाथ ऊपर करो तो। शाबाश। तुम लोग को ना बिना छिले हुए बांस से कूटना चाहिए। बिना छिले हुए बांस, जिसमें वो थोड़ा थोड़ा निकला रहता है, जहां पड़ेगा हड्डी मांस लेके निकलेगा। तुम लोग क्या क्या डॉक्टर बनेगा रे तू? चलो आगे देखो। लिखो कि लैटिट्यूड ग्रेडियंट में लिखो कि बातें नहीं, आवाज नीचे लिखो। लैटिट्यूड ग्रेडियंट में लिखो कि जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, जैव विविधता कम होती जाएगी। जैव विविधता कम होती जाएगी।
तथा जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे, तथा जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे, जैव विविधता बढ़ती जाएगी। ये डायग्राम बना लो जल्दी से। मालूम होना चाहिए क्या होता है ट्रॉपिकल भाग, क्या होता है टेम्परेट भाग। जल्दी से बना लो। सुनने में आया तुम लोग का बॉटनी का सिलेबस खत्म हो गया, कल हो जाएगा। और फिजिक्स हो गया है, फिजिक्स हो गया खत्म, शाबाश। जूलॉजी लेट हो गया, जूलॉजी लास्ट चैप्टर जूलॉजी का बचा हुआ है, केमिस्ट्री का। जूलॉजी का तो चल रहा है, इसके बाद दूसरी साइकिल शुरू हो जाएगी। हाँ, किसका? केमिस्ट्री का, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, बना लिया ये। यार देखो, मैं बड़ा आराम पसंद आदमी हूँ, आराम से चलते हैं। बहुत लंबी क्लास हम नहीं ले सकते, क्योंकि बेटा तुम्हारे दिमाग की दही हो जाएगी, और फिर उसी में शक्कर मिला के मुंह मीठा करके एग्जाम देने जाना। और एक्स्ट्रा क्लास के तो मैं सख्त विरोधी हो गया हूं, तुम भी हो, है ना। जब तक जीने मरने की नौबत ना हो तब तक मैं एक्स्ट्रा क्लास लेना पसंद नहीं करता। पहले मैं बहुत लेता था एक्स्ट्रा क्लास, जो लोग पढ़े हैं पहले उनको मालूम होगा। फिर मैंने आदत बदल दी, 0 एक्स्ट्रा क्लास। शाम वाली क्लास एक्स्ट्रा क्लास थोड़ी होती है, सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लास होती है। शाम का तो दिन भर का क्रियाकलाप है, वही आगे बढ़ गया है, दिन भर का लेक्चर वही आगे बढ़ गया है। बना लिया? लिखो, ट्रॉपिकल क्षेत्र की जैव विविधता, ट्रॉपिकल क्षेत्र की जैव विविधता टेम्परेट और ध्रुवीय क्षेत्र से अधिक पाई जाती है। ट्रॉपिकल क्षेत्र की जैव विविधता टेम्परेट और ध्रुवीय क्षेत्र से अधिक पाई जाती है। ट्रॉपिकल क्षेत्र की जैव विविधता टेम्परेट और ध्रुवीय क्षेत्र से अधिक पाई जाती है। उदाहरण, अधिक पाई जाती है, उदाहरण लिखो। कोलंबिया, कोलंबिया जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, उदाहरण में नंबर 1 कर लेना। उदाहरण नंबर 1 कोलंबिया, कोलंबिया जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, वहां पक्षियों की जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, वहां पक्षियों की लगभग 1400 प्रजातियां पाई जाती हैं। वहां पक्षियों की लगभग 1400 प्रजातियां पाई जाती, वहां पक्षियों की लगभग 1400 प्रजातियां पाई जाती। अगला पॉइंट, भारत, भारत भारत कहाँ है भाई? यहाँ है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच में। भारत जो कर्क रेखा पर स्थित है,
भारत जो कर्क रेखा पर स्थित है, यहाँ पक्षियों की 1200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पक्षियों की 1200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। न्यूयॉर्क, तीसरा उदाहरण है न्यूयॉर्क। तीसरा उदाहरण क्या है? न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री नॉर्थ, जो 41 डिग्री नॉर्थ यानी यहां कहीं होगा, 23 डिग्री के नॉर्थ के ऊपर और 70 के नीचे यहां कहीं होगा। तो न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है, यहां पक्षियों की 105 प्रजातियां, यहां पक्षियों की 105 प्रजातियां, यहां पक्षियों की 105 प्रजातियां पाई जाती हैं। और अगला लिखो कि ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो 71 डिग्री नॉर्थ, 72 से एक कम, जो 71 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है, जो 71 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है, वहां पक्षियों की 56 प्रजातियां, 56 क्या तुमको 56 भोग याद आ रहा है? ये देखो 56 और ये भोग, कौन सा चाहिए बताओ? ग्रीनलैंड जो 71 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है, वहां पक्षियों की 56 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये एक तुलना हो गई। एक और उदाहरण लिखो स्टार लगा के। लिखो इक्वाडोर, इक्वाडोर जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, इक्वाडोर जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, इक्वाडोर जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, वहां संवहनीय पौधों की, वहां संवहनीय पौधों की जैव विविधता, वहां संवहनीय पौधों की जैव विविधता, संवहनीय पौधे मतलब वैस्कुलर प्लांट, संवहनीय पौधों की जैव विविधता मिड वेस्ट यूएसए, जैव विविधता मिड वेस्ट यूएसए के समान क्षेत्रफल वाले क्षेत्र से, मिड वेस्ट यूएसए के समान क्षेत्रफल वाले क्षेत्र से, समान क्षेत्रफल वाले क्षेत्र से 10 गुना अधिक, समान क्षेत्रफल वाले क्षेत्र से 10 गुना अधिक पाई जाती है, 10 गुना अधिक पाई जाती है। ब्रैकेट में था मिड वेस्ट यूएसए टेम्परेट भाग में स्थित है, मिड वेस्ट यूएसए टेम्परेट भाग में स्थित है, मिड वेस्ट यूएसए टेम्परेट भाग में स्थित है। तो भाई दो क्षेत्र हैं, एक भूमध्य रेखा पर है, एक टेम्परेट भाग में है। जो भूमध्य रेखा पर है वो इक्वाडोर है, जो टेम्परेट भाग में है वो मिड वेस्ट यूएसए है। अब इन दोनों में तुलना की गई संवहनीय पौधों की जैव विविधता, तो इक्वाडोर की विविधता 10 गुना अधिक है किससे?
मिड वेस्ट यूएसए से। आई बात सुनने। अगला लिखो अमेजन, अमेजॉन भी बोलते हैं इसे, अमेजॉन। अच्छा, अमेजन वो नहीं है ऐप जिस पे तुम ऑर्डर करते हो, अमेजॉन जंगल है। लिखो अमेजॉन या अमेजन, इंग्लिश में अमेजॉन बोलते हैं, हिंदी में अमेजन बोलते हैं। अमेजॉन के जंगल भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। अमेजॉन के जंगल भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, जहां की जैव विविधता पूरे विश्व में सबसे अधिक है। जहां की जैव विविधता पूरे विश्व में सबसे अधिक है, पूरे विश्व में सबसे अधिक है, पूरे विश्व में सबसे अधिक है। लिखो यहां 1,25,000 से अधिक, पॉइंट बना के लिखना, यहां 1,25,000 से अधिक अकशेरुकी जीवों की प्रजातियां, यहां 1,25,000 से अधिक अकशेरुकी जीवों की प्रजातियां, अकशेरुकी जीवों की प्रजातियां। अगला पॉइंट 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां, 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां। अगला पॉइंट 3,000 पक्षियों की प्रजातियां, 3,000 मछलियों की प्रजातियां, 3,000 मछलियों की प्रजातियां, 3,000 मछलियों की प्रजातियां। अगला पॉइंट 1,300 पक्षियों की प्रजातियां, 1,300 पक्षियों की प्रजातियां। अगला पॉइंट 427 मैमल्स की प्रजातियां, 427 मैमल्स की प्रजातियां। अगला पॉइंट 427 एम्फीबिया की प्रजातियां, दोनों बराबर हैं, 427 मैमल्स और 427 एम्फीबिया उभयचर की प्रजातियां, उभयचर की प्रजातियां। एवं 378 हिंदी मीडियम के बेटा 378 378 आता होगा, नहीं आता? वाह, अभी ये वाह वाह ना आह आह में बदल जाएगा। लिखो 378 378 378 रेप्टाइल्स की प्रजातियां पाई जाती हैं, रेप्टाइल्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। कम तो नहीं पड़ा? बाकी अगली क्लास में।